हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हम कानपुर विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड की। और थर्ड पेपर के इसमें हम बात करेंगे थर्ड पेपर के यूनिट 13, 14, 15 और 16 यानी कि 4 यूनिट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। 13, 14, 15 और 16 तो ये इस वीडियो की लास्ट यूनिट होंगी इस पेपर की, थर्ड पेपर की। तो आपको इस पेपर को अंत तक इस वीडियो को देखना है ताकि आपके एक भी प्रश्न जो है इन 4 यूनिट से ना छूटें। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा कि कमेंट करके आप हमें अवश्य बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा। तो आप कमेंट करना मत भूलिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 13 है प्रबंधन के स्तर, शैली, उपागम और कौशल, मैनेजमेंट्स लेवल, स्टाइल, अप्रोचेज एंड स्किल। तो आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यूनिट 13 का, प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान लगाने, योजना बनाने, संगठन करने, निर्देशन करने, समन्वय करने तथा अन्य कार्यों का नियंत्रण करने से है। यह परिभाषा दी है, किसने दी है? हेनरी फ्योल ने, टेलर ने, हेरोल्ड क्रूंज ने या टेरी ने। तो किसने दी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेनरी फ्योल ने। यह परिभाषा किसने दी है? तो हेनरी फ्योल ने दी है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर दिया है कि किसने कहा है कि प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित दलों में व्यक्तियों के द्वारा व उनके साथ मिलकर कार्य करने की कला है। किसने कहा है? हेरोल्ड क्रूंज ने, साइमन ने, ग्रिफिथ्स ने या टेलर ने। तो किसने कहा है? तो हेरोल्ड क्रूंज ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रबंधन एक बहुउद्देशीय संस्था है जिसके अंतर्गत कारोबार का प्रबंधन, प्रबंधकों का प्रबंध तथा कार्यकर्ताओं के कार्य का प्रबंधन होता है। यह परिभाषा दी गई है किसके द्वारा? हेनरी फ्योल के द्वारा, साइमन के द्वारा, टेलर के द्वारा या पीटर ड्रकर के द्वारा। तो किसके द्वारा दी गई है? तो पीटर ड्रकर के द्वारा दी गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप व्यक्तियों से वास्तव में क्या कार्य लेना चाहते हैं और फिर यह देखना कि वे उसको सबसे मितव्ययी तथा उत्तम ढंग से किस प्रकार पूरा करते हैं। यह कथन है किसका है? FW टेलर का, हेरोल्ड क्रूंज का, साइमन का या बेकर का। तो ये कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए FW टेलर का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि प्रबंधन एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, उत्प्रेरणा एवं नियंत्रण शामिल होते हैं। तो किसने कहा है? जॉर्ज आर टेरी ने, साइमन ने, बेकर ने या ग्रिफिथ्स ने। तो किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जॉर्ज आर टेरी ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर है कि प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है। प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है नियोजन एवं संगठन की, व्यक्ति नियुक्तिकरण की, निर्देशन एवं व्यक्तियों के प्रयासों की, उपरोक्त सभी की। प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है किसकी है? तो उपरोक्त सभी की है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नियोजन एवं संगठन की, व्यक्ति नियुक्तिकरण की, निर्देशन एवं व्यक्तियों के प्रयासों की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 7 नंबर प्रश्न है कि प्रबंधन एक साथ समन्वित करता है किसको? समस्त कार्यकर्ताओं को, आर्थिक परिस्थितियों को, कार्य विधियों तथा बाजार को, उपरोक्त सभी को। तो प्रबंधन एक साथ समन्वित करता है, किसको करता है? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी को करता है, यानी कि समस्त कार्यकर्ताओं को, आर्थिक परिस्थितियों को और कार्य विधियों तथा बाजार को। ये राइट ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रबंधन का अर्थ है, 8 नंबर है कि संगठन बनाना, संगठन चलाना, संगठन में व्यक्तियों से कार्य कराना या उपरोक्त सभी। तो प्रबंधन का अर्थ क्या है? संगठन बनाना, संगठन चलाना, संगठन में व्यक्तियों से कार्य कराना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न दिया है कि व्यक्तियों से व्यवस्थित विधि से कार्य कराने की कला को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रबंधन, व्यवस्थापन, कार्य प्रक्रिया, कार्य प्रणाली। क्या कहा जाता है? तो प्रबंधन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि प्रबंधकों के स्तर होते हैं शीर्ष स्तर प्रबंधन में, मध्य स्तर प्रबंधन में, निम्न स्तर प्रबंधन में या उपरोक्त सभी में। किसमें होते हैं? तो उपरोक्त सभी में होते हैं। प्रबंधकों के स्तर कहाँ कहाँ होते हैं? शीर्ष स्तर प्रबंधन में भी,
मध्य स्तर प्रबंधन में भी और निम्न स्तर प्रबंधन में भी होते हैं। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि शीर्ष स्तर प्रबंधन में सम्मिलित होते हैं कौन? निर्देशक मंडल, प्रबंधन निदेशक, जनरल मैनेजर, उपरोक्त सभी। तो कौन शामिल होते? उपरोक्त सभी होते, जिनमें से निर्देशक मंडल, प्रबंधन निदेशक और जनरल मैनेजर शामिल होते हैं। अगला प्रश्न दिया है 12 नंबर प्रश्न है कि संगठन की सभी नीतियां एवं लक्ष्य निर्धारित होते हैं। संगठन की सभी नीतियां एवं लक्ष्य निर्धारित होते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर दिया है शीर्ष स्तर प्रबंधन में, मध्य स्तर प्रबंधन में, निम्न स्तर प्रबंधन में या उपरोक्त सभी में। तो 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा शीर्ष स्तर प्रबंधन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि शीर्ष स्तर पर प्रबंधक अपना अधिकांश समय व्यतीत करता है कहाँ? योजना बनाने में, प्रकार्यों के समन्वय में, योजना बनाने एवं प्रकार्यों के समन्वय में, उपरोक्त किसी में नहीं। तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, योजना बनाने एवं प्रकार्यों के समन्वय में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर दिया है कि मध्य स्तर प्रबंधन के सभी निर्णयों को किस स्तर पर स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है? किस स्तर पर? शीर्ष स्तर पर, मध्य स्तर पर, निम्न स्तर पर या उपरोक्त सभी स्तर पर। तो किस स्तर पर किया जाता है? तो शीर्ष स्तर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा शीर्ष स्तर। अगला प्रश्न है 15 नंबर की शीर्ष स्तर प्रबंधन द्वारा दिए जाते हैं। शीर्ष स्तर प्रबंधन द्वारा दिए जाते हैं क्या? आज्ञाएं, निर्देश, मार्गदर्शन या उपरोक्त सभी। तो शीर्ष स्तर प्रबंधन द्वारा क्या दिए जाते हैं? आज्ञाएं भी दी जाती हैं, निर्देश भी दिए जाते हैं, मार्गदर्शन भी दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि शीर्ष स्तर के प्रबंधकों के कार्य होते हैं। शीर्ष स्तर के प्रबंधकों के कार्य होते हैं क्या? संगठन के उद्देश्यों को निर्धारित करना, नीति और योजना निश्चित करना, विभागों का बजट तैयार करना या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर है कि मध्य स्तर के प्रबंधकों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? शीर्ष स्तर के प्रबंधकों द्वारा, स्वयं मध्य स्तर के प्रबंधकों द्वारा, निम्न स्तर के प्रबंधकों द्वारा, उपरोक्त किसी के द्वारा नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा, कि शीर्ष स्तर के प्रबंधकों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि बाह्य जनता से संबंध रखना और विकसित करना किस स्तर के प्रबंधन का कार्य होता है? किस स्तर के? मध्य स्तर के, निम्न स्तर के, शीर्ष स्तर के, उपरोक्त सभी का। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा शीर्ष स्तर, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर दिया है। 19 नंबर प्रश्न है कि मध्य स्तर तथा निम्न स्तर के प्रबंधकों की रिपोर्ट के आधार पर विभागों की क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है किसके द्वारा? शीर्ष स्तर प्रबंधन द्वारा, मध्य स्तर प्रबंधन द्वारा, निम्न स्तर प्रबंधन द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा सामूहिक रूप से। तो 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए यानी कि शीर्ष स्तर प्रबंधन द्वारा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर है कि मध्य स्तर के प्रबंधन में शामिल होते हैं कौन? प्रकार्यात्मक विभागों के अध्यक्ष, क्षेत्रीय मैनेजर, प्लांट मैनेजर, उपरोक्त सभी। कौन होते हैं? तो उपरोक्त सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 21 नंबर दिया है कि मध्य स्तर के प्रबंधक अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? किसके लिए? शीर्ष स्तर प्रबंधन के लिए, मध्य स्तर प्रबंधन के लिए, निम्न स्तर प्रबंधन के लिए, उपरोक्त किसी के प्रति नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शीर्ष स्तर प्रबंधन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 22 यानी कि 22 नंबर प्रश्न है कि मध्य स्तर प्रबंधकों के कार्य हैं क्या? शीर्ष स्तर के प्रबंधकों की नीतियों तथा निर्देशों को कार्यान्वित करना, या निम्न स्तर के प्रबंधकों की नियुक्ति और उन्हें प्रशिक्षित करना, निम्न स्तर के प्रबंधकों का कार्य मूल्यांकन करना, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न दिया है कि उप इकाइयों की योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है? शीर्ष स्तर प्रबंधन के द्वारा, मध्य स्तर के प्रबंधन द्वारा, निम्न स्तर के प्रबंधन द्वारा, या सरकार द्वारा। तो 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यानी कि मध्य स्तर के प्रबंधन द्वारा। उप इकाइयों की योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो मध्य स्तर प्रबंधन के द्वारा तैयार की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 24 कि विभागों के बीच समन्वय का कार्य किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? मध्य स्तर प्रबंधन के द्वारा किया जाता है, या फिर शीर्ष स्तर प्रबंधन के द्वारा किया जाता है, या निम्न स्तर या उपरोक्त सभी के द्वारा किया जाता है। तो विभिन्न विभागों के बीच समन्वय किया जाता है किसके द्वारा? तो मध्य स्तर के प्रबंधन के द्वारा किया जाता है, सभी विभागों के बीच समन्वय किया जाता है। अगला है कि प्रकार्यात्मक कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण किया जाता है
किसके द्वारा? शीर्ष स्तर प्रबंधन द्वारा, निम्न स्तर प्रबंधन द्वारा या मध्य स्तर प्रबंधन द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो कार्यात्मक कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण किया जाता है निम्न स्तर प्रबंधन द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, ताकि आपके लिए और वीडियो हम बनाते रहें। कंटिन्यू आपके लिए हम कुछ ना कुछ स्पेशल लाते रहें, इसलिए आप हमारा सहयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि अन्य लोग भी इससे फ़ायदा उठा पाएँ। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न स्तर के प्रबंधन के कार्य हैं कर्मचारियों की क्रियाओं की योजना बनाना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, कर्मचारियों को निरीक्षण करना, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी, यानी कि कर्मचारियों की क्रियाओं की योजना बनाना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, कर्मचारियों का निरीक्षण करना। 26 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर दिया है कि निम्न में से प्रबंध कौशल का प्रकार कौन सा है? निम्न में से प्रबंध कौशल का प्रकार कौन सा है? परियोजना प्रबंधन कौशल, समय प्रबंधन कौशल, आत्म प्रबंधन कौशल या उपरोक्त सभी। तो कौन सा है? उपरोक्त सभी, यानी कि निम्न में से प्रबंध कौशल का प्रकार कौन है? तो परियोजना प्रबंधन कौशल, समय प्रबंधन कौशल और आत्म प्रबंधन कौशल, ये तीनों सही हैं। अगला प्रश्न दिया है 28 नंबर है कि शिक्षा में प्रबंध व प्रशासन निम्न प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5, 3, 2 या 4? कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 प्रकार का। अगला प्रश्न है 29 नंबर है कि आत्म प्रबंधन कौशल के लिए आवश्यक है क्या? निर्णय लेने की क्षमता होना, लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता होना, आत्म मूल्यांकन की प्रवृत्ति का होना, उपरोक्त सभी। तो 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएंगे। जिनमें से होगा निर्णय लेने की क्षमता होना, लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता होना और आत्म मूल्यांकन की प्रवृत्ति का होना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 30 की प्रबंधन शैली कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, 3 प्रकार की या 6 प्रकार की? तो प्रबंधन शैली कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की प्रबंधन शैली होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर है 31 है कि निम्न में से कौन प्रबंधन शैली का प्रकार नहीं है? निरंकुश शैली, पैतृक शैली, लोकतांत्रिक एवं हस्तक्षेप शैली, उपरोक्त सभी। तो कौन सी नहीं है? तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस प्रबंधन शैली में वरिष्ठ अधीनस्थों की राय का स्वागत किया जाता है? किस शैली में किया जाता है? पैतृक शैली में, लोकतांत्रिक शैली में, हस्तक्षेप शैली में या निरंकुश शैली में? तो किस में किया जाएगा? तो लोकतांत्रिक शैली में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस प्रबंधन शैली में कर्मचारी अपने दम पर निर्णय लेते हैं और काम करते हैं? किसमें? हस्तक्षेप प्रणाली में या लोकतांत्रिक शैली में, पैतृक शैली में या निरंकुश शैली में? तो किसमें कर सकते हैं? जिसमें हस्तक्षेप न किया जा सके। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 34 नंबर है कि किस प्रबंधन शैली में वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों से विचार या सुझाव नहीं लेते हैं? किसमें? निरंकुश शैली में, पैतृक शैली में, हस्तक्षेप शैली में या उपरोक्त सभी में? तो किसमें नहीं लेते हैं? तो निरंकुश शैली में वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों से विचार या सुझाव नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर है कि किस शैली में कर्मचारी प्रबंधकों पर निर्भर नहीं रहते हैं? किस शैली में कर्मचारी प्रबंधकों पर निर्भर नहीं रहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं 35 नंबर के ऑप्शन दिए हैं हस्तक्षेप शैली, पैतृक शैली, लोकतांत्रिक शैली या उपरोक्त सभी। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हस्तक्षेप शैली, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है कि किस शैली में कर्मचारी अपने संगठन के प्रति वफादार रहता है? किस शैली में? पैतृक शैली में, लोकतांत्रिक शैली में, हस्तक्षेप शैली में, उपरोक्त सभी में? तो किस में रहता है वो? पैतृक शैली में अपने संगठन के प्रति वफादार रहता है। अगला है प्रश्न 37 है कि किसका कथन है कि सभी प्रबंधक 5 प्रबंधन कार्य करते हैं? वे योजना बनाते हैं, संगठन करते हैं तथा निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण का कार्य करते हैं। ये कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर दिए हैं हेनरी फ्योल, साइमन ग्रिफिथ्स या पीटर ड्रकर। तो 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हेनरी फ्योल, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 38 नंबर प्रश्न दिया है कि प्रबंधन प्रक्रिया में कितने स्वतंत्र परिवर्ती सन्निहित होते हैं? कितने? 5, 6, 7 या 9? तो कितने होते हैं? तो 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर 20 का 6 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 39 प्रश्न है कि प्रबंधन प्रक्रिया में सन्निहित स्वतंत्र परिवर्ती हैं पुरुष और स्त्री, सामग्री तथा मशीनें, विधियां, धन एवं बाजार, उपरोक्त
सभी। तो ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें से पुरुष और स्त्री, सामग्री तथा मशीनें, विधियां, धन एवं बाजार सभी शामिल होंगे। अगला प्रश्न है 40 नंबर है कि प्रबंधन निरंतर और कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। प्रबंधन निरंतर और कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन है किसका? सत्य। यह कथन है सत्य, असत्य, अपवादित दशाओं में सत्य, उपरोक्त कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सत्य, यानी कि प्रबंधन निरंतर और कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा यूनिट 13 कंप्लीट हो गई है। आइए इसके बाद जो यूनिट नंबर 14 देखते हैं, 14 नंबर यूनिट, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं। यूनिट नंबर 14 है, 14 यूनिट है कि कक्षा कक्ष प्रबंधन यानी क्लासरूम मैनेजमेंट। 14 नंबर यूनिट है क्लासरूम मैनेजमेंट। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं हम कवर करने वाले हैं। ऑप्शन क्वेश्चन दिया है, पहला दिया है कि कक्षा प्रबंधन के कितने आयाम हैं। कक्षा प्रबंधन के कितने आयाम हैं? 4, 5, 6 या 3। तो कितने आयाम हैं? तो 4 हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दिया है, दूसरा दिया है कि कक्षा प्रबंधन के मुख्य आयाम हैं। कक्षा प्रबंधन के मुख्य आयाम है क्या? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, भौतिक तथा नैतिक, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हैं। कक्षा प्रबंधन के आयाम उपरोक्त सभी हैं, जिसमें मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक है, भौतिक तथा नैतिक है। अगला है कि शैक्षिक संस्थान की कार्यात्मक इकाई है कक्षा कक्ष, विद्यालय भवन, विद्यालय सभागार, छात्र। तो शैक्षिक संस्थान की कार्यात्मक इकाई क्या है? कक्षा कक्ष। ऑप्शन नंबर ए कक्षा कक्ष राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कक्षा प्रबंधन के भौतिक आयाम में सम्मिलित हैं क्या? बैठने की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, वायु व्यवस्था एवं श्यामपट्ट। तो उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी कक्षा प्रबंधन के भौतिक आयाम हैं। अगला है कक्षा प्रबंधन का मनोवैज्ञानिक आयाम है क्या? अभिप्रेरणा, अधिगम, खुलापन या स्वतंत्रता। तो कक्षा प्रबंधन का मनोवैज्ञानिक आयाम क्या है? अभिप्रेरणा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि कक्षा प्रबंधन का नैतिक आयाम संबंधित है किससे? छात्रों की भावनाओं से, छात्रों की अभिवृत्तियों से, छात्रों के नैतिक पहलू से या उपरोक्त सभी से। तो किससे संबंधित है? तो उपरोक्त सभी से, जिसमें से क्या है? छात्रों की भावनाएं हैं, उनकी अभिवृत्तियां हैं और उन छात्रों के नैतिक पहलू शामिल हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर है कि कक्षा का नेता होता है कौन? प्रधानाचार्य, अध्यापक, छात्र या मॉनिटर। तो कक्षा का नेता कौन होता है? अध्यापक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और स्कूल का नेता कौन होता है? प्रधानाचार्य होता है। अगला है कि कक्षा के सामान्य सिद्धांत किन पूर्व धारणाओं के रूप में हैं? आत्मनियंत्रण, समझ और स्वीकृति, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत तथा उत्पादन, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उपरोक्त कक्षा के सामान्य सिद्धांत किस पूर्व धाराओं के ऊपर निर्धारित है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी पर। ए, बी और सी तीनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न दिया है कि कक्षा प्रबंधन के विशिष्ट सिद्धांत हैं नियोजन, प्रोत्साहन, जिम्मेदारी, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हैं, जिनमें नियोजन, प्रोत्साहन और जिम्मेदारी शामिल है। अगला प्रश्न है कि कक्षा प्रबंधन के विशिष्ट सिद्धांत किन पूर्व धारणाओं के रूप में हैं? न्यूनतम बाधा, स्पष्ट नियम, पुरस्कार और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे, जिनमें न्यूनतम बाधा, पुरस्कार और स्पष्ट नियम सम्मिलित हैं। अगला है 11 नंबर है कि कक्षा प्रबंधन में बाधा और विलंब होना चाहिए कितना? न्यूनतम, अधिकतम, समन्वित रूप में या एक विशिष्ट सीमा तक। तो कक्षा प्रबंधन में बाधा और विलंब होना चाहिए कितना? तो न्यूनतम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 12 नंबर दिया है कि कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रमुख समस्याएं हैं क्या? अपर्याप्त प्रकाश एवं वायु, अत्यधिक भीड़, नित्यचर्या का अभाव, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी क्या है? कक्षा प्रबंधन की प्रमुख समस्याएं हैं। अगला प्रश्न है कि कक्षा में अनुपस्थिति की समस्या का मुख्य कारण है क्या? अध्यापक की अनुपस्थिति, छात्रों की अनुपस्थिति, संशोधन कार्य की समस्याएं, उपरोक्त तीनों। तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उपरोक्त तीनों सही है, यानी कि कक्षा में अनुपस्थिति की समस्या का मुख्य कारण क्या है? अध्यापक की अनुपस्थिति, छात्रों की अनुपस्थिति, संशोधन कार्य की समस्याएं। ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर की कक्षा कक्ष के प्रमुख घटक हैं अध्यापक, छात्र, मध्यस्थचर या उपरोक्त
सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर है 15 नंबर प्रश्न दिया है कि कक्ष के महत्वपूर्ण मध्यस्थ चर कौन है? विषय वस्तु, शिक्षण उद्देश्य एवं विधियां, शिक्षण सूक्तियां, उपरोक्त सभी। तो 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी उपरोक्त सभी है, जिनमें से विषय वस्तु, शिक्षण उद्देश्य एवं विधियां और शिक्षण सूक्तियां सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न दिया है कि कक्ष के मध्यस्थ चर विषय वस्तु में सम्मिलित हैं क्या? शब्द, प्रत्यय एवं तथ्य, सिद्धांत एवं नियम, शाब्दिक भाषा, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनमें शब्द, प्रत्यय एवं तथ्य, सिद्धांत एवं नियम, शाब्दिक भाषा शामिल हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर दिया है कि मध्यस्थ चर शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? मध्यस्थ चर शिक्षण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य, मनोक्रियात्मक उद्देश्य या उपरोक्त सभी। तो 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य और मनोक्रियात्मक उद्देश्य सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर दिया है कि कक्षा प्रबंधन में शिक्षक की मुख्य भूमिका किस रूप में होती है? किस रूप में होती है? तो ऑप्शन दिए अध्यापक के रूप में, प्रबंधक के रूप में, नेता के रूप में, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी रूप में किसकी भूमिका होती है? कक्षा प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका उपरोक्त सभी होती है, जिसमें से अध्यापक के रूप में भी होता है, प्रबंधक के रूप में भी होता है और नेता के रूप में भी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 19 नंबर प्रश्न है कि कक्षा प्रबंधन में अध्यापक की भूमिका कुछ अन्य रूपों में भी महत्वपूर्ण है। किस रूप में? दार्शनिक के रूप में, निदेशक के रूप में, अनुसंधानकर्ता के रूप में, उपरोक्त सभी रूप में। तो कक्षा प्रबंधन में अध्यापक की भूमिका कुछ अन्य रूपों में महत्वपूर्ण कौन से रूप हैं? तो उपरोक्त सभी रूपों में, यानी कि दार्शनिक रूप में, निर्देशक के रूप में और अनुसंधानकर्ता के रूप में। ये भी अध्यापक की कुछ अन्य महत्वपूर्ण रूप हैं, महत्वपूर्ण रूपों में भूमिका है, यानी कि ये सारी भूमिकाएं अध्यापक निभाता है। अगला है कि कक्ष प्रबंधन की आवश्यकता किन कारणों से होती है? प्रभावी शिक्षण के लिए, समय का समुचित उपयोग करने के लिए, योग्यता समूहीकरण के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो कक्ष प्रबंधन की आवश्यकता किन कारणों से होती है? तो उपरोक्त सभी के लिए, यानी कि प्रभावी शिक्षण के लिए, समय का समुचित उपयोग करने के लिए, योग्यता समूहीकरण के लिए कक्ष प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अगला है कि कक्ष के महत्वपूर्ण मध्यस्थ चर में शामिल हैं क्या? शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण कौशल, संप्रेषण योग्यता या उपरोक्त सभी। तो कक्ष के महत्वपूर्ण चर मध्यस्थ चर में शामिल हैं, तो उपरोक्त सभी शामिल हैं, यानी कि जिनमें से क्या है? शिक्षण प्रविधियां भी हैं, शिक्षण कौशल भी है, संप्रेषण योग्यता भी शामिल है। तो दोस्तों ये भी यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई, यानी कि 14 नंबर यूनिट से 21 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो ये हमने कवर किए हैं। आइए इसके बाद अगली यूनिट देखते हैं, यूनिट नंबर 15। अगली यूनिट है यूनिट नंबर 15 है कि अंतर्द्वंद, अर्थ, प्रकार एवं स्रोत। तो कॉन्फ्लिक्ट, मीनिंग, टाइप्स एंड सोर्स, ये इसका 15 नंबर यूनिट है। और आइए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि अंतर्द्वंद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पक्ष यह देखता है कि अन्य पक्ष ने ऐसी क्रिया की है या करेगा जो उसकी अपनी रुचि के विरोध में है। यह परिभाषा दी गई है किसके द्वारा? ग्रीगवर्ग एवं वैरन के द्वारा, न्यूस्ट्रॉम एवं डेविस के द्वारा, रॉबिन्स के द्वारा या उपरोक्त किसी के द्वारा नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ग्रीनवर्ग एवं वैरोन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है कि अंतर्द्वंद की मुख्य समस्याएं हैं क्या? यह किसी तत्व के दो या अधिक पक्षों में असंगतता के कारण उत्पन्न होता है। इसमें कोई व्यक्ति उपलब्ध विकल्पों में से किसी का चयन करने में सक्षम होता है। यह एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी हैं। अंतर्द्वंद की मुख्य समस्याएं उपरोक्त सभी हैं, ए, बी और सी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतर्द्वंद के विभिन्न दृष्टिकोणों में मुख्य हैं क्या? परंपरावादी दृष्टिकोण, मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण, अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण, उपरोक्त सभी। तो अंतर्द्वंद के विभिन्न दृष्टिकोणों में मुख्य है कौन सा? तो उपरोक्त सभी, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हैं, जिनमें परंपरावादी दृष्टिकोण, मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण, अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण शामिल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। दिया है किस दृष्टिकोण की मान्यता है कि अंतर्द्वंद को उपेक्षित किया जाना चाहिए? किस दृष्टिकोण की? परंपरावादी दृष्टिकोण की, मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण की, अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण की, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन
क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि परंपरावादी दृष्टिकोण की मान्यता है कि अंतर्द्वंद को उपेक्षित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है 5 नंबर दिया है कि अंतर्द्वंद के प्रारंभिक दृष्टिकोण में अंतर्द्वंद को पर्याप्त या पर्याय माना जाता है था किसका? हिंसा का, विघटन का, अतार्किकता का या उपरोक्त सभी का। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी का, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर है कि किस दृष्टिकोण की मान्यता है कि अंतर्द्वंद सभी समूहों तथा संगठनों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं? तो किस दृष्टिकोण की मान्यता है? मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण, परंपरावादी दृष्टिकोण, अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण या उपरोक्त सभी। तो 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर दिया है कि अंतर्द्वंद की अपरिहार्य मान्यता है, अंतर्द्वंद को अपरिहार्य मान्यता है कौन? मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण, परंपरावादी दृष्टिकोण, अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण या उपरोक्त सभी। तो कौन मानता है? मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 दिया है कि कौन दृष्टिकोण अंतर्द्वंद को प्रोत्साहित करता है? परंपरावादी, मानवीय, अंतःक्रियावादी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण, ये क्या मानता है? अंतर्द्वंद को प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर दिया है कि अंतर्द्वंद कितने प्रकार के होते हैं? अंतर्द्वंद कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या 2? तो अंतर्द्वंद कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 प्रकार के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 10 नंबर प्रश्न दिया है कि अंतर्द्वंद के मुख्य प्रकार हैं कार्य अंतर्द्वंद, संबंधनात्मक अंतर्द्वंद, प्रक्रिया अंतर्द्वंद, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी हैं अंतर्द्वंद के मुख्य प्रकार, जिनमें से कार्य का अंतर्द्वंद, संबंधनात्मक अंतर्द्वंद और प्रक्रिया अंतर्द्वंद शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर है कि किस प्रकार के अंतर्द्वंद का संबंध कार्य की सामग्री तथा लक्ष्य से होता है? कार्य अंतर्द्वंद का, संबंधनात्मक अंतर्द्वंद का, प्रक्रिया अंतर्द्वंद का, उपरोक्त सभी। तो 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए यानी कि कार्य अंतर्द्वंद, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर की किस अंतर्द्वंद का केंद्र अंतर्वैयक्तिक संबंध होता है? संबंधनात्मक, प्रक्रिया, कार्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस अंतर्द्वंद का केंद्र अंतर्वैयक्तिक संबंध होता है? तो संबंधनात्मक। 12 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संबंधनात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर प्रश्न दिया है 13 नंबर की किस अंतर्द्वंद का संबंध उस विधि से होता है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है? प्रक्रिया अंतर्द्वंद, कार्य अंतर्द्वंद, संबंधनात्मक अंतर्द्वंद, उपरोक्त किसी का नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? प्रक्रिया अंतर्द्वंद, ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रक्रिया अंतर्द्वंद का संबंध उस विधि से होता है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 14 कि अंतर्द्वंद के स्वरूप हैं, अंतर्द्वंद के स्वरूप हैं कौन से? अंतर्द्वंद एक प्रक्रिया है, अंतर्द्वंद अनिवार्य है, विपक्ष या उपरोक्त सभी। तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि अंतर्द्वंद एक प्रक्रिया है, अंतर्द्वंद अनिवार्य है और विपक्ष, ये तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 15 नंबर दिया है कि अंतर्द्वंद की गतिशीलता अंतर्निहित है किसमें? प्रलाप में, वार्ता में, समन्वय में, प्रयोग में। तो अंतर्द्वंद की गतिशीलता अंतर्निहित है कहाँ? वार्ता में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर दिया है कि संघर्ष प्रबंधन के सिद्धांत हैं क्या? ए प्रतिक्रिया से पहले सोचने का सिद्धांत, सक्रिय रूप से सुनने का सिद्धांत, जिम्मेदारी स्वीकार करने का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो संघर्ष प्रबंधन के सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, जिसमें से उपरोक्त सभी हो जाएंगे जो पहले हैं, जो कि प्रतिक्रिया से पहले सोचने का सिद्धांत भी, सक्रिय रूप से सुनने का सिद्धांत भी और जिम्मेदारी स्वीकार करने का सिद्धांत भी, यह संघर्ष प्रबंधन के सिद्धांत हैं, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारी यूनिट नंबर 15 भी कंप्लीट होगी। 15 के 16 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये हमने कवर कर लिए हैं। आइए इसके बाद जो है यूनिट नंबर 16 कवर करते हैं, जो कि थर्ड पेपर की लास्ट यूनिट है और इजी नोट्स के ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। तो आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज करते रहिए और पिछले वीडियोज़ अगर अपने पिछली यूनिट्स के नहीं देखे हैं तो आप देखते रहिए, उनको रिवाइज कर लीजिए। 2-3 बार देख लेंगे तो आपका जो है बहुत सारे प्रश्न जो है आपके आ जाएंगे और आपका स्कोर जो है बहुत अच्छा
हो जाएगा। और ये लास्ट यूनिट 16 नंबर है थर्ड पेपर की इजी नोट से। तो आइए देखते हैं यूनिट नंबर 16। यूनिट नंबर 16 है, यूनिट नंबर 16 दी है कि संस्था प्रधान की अंतर्द्वंद प्रबंधन में भूमिका, यानी रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस हेड इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ये 16 नंबर यूनिट है थर्ड पेपर की, ये लास्ट यूनिट है। तो आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज करते रहिए, सारे वीडियो जितने भी हैं थर्ड पेपर के, ताकि आपकी स्कोर अच्छा हो जाए। और आप अगर एग्ज़ाम प्लानर के भी वीडियो देखना है तो वो भी हमारे इस चैनल पे अपलोड हैं पहले से ही, तो आप उसको भी कवर कर लीजिए। उसमें भी थर्ड पेपर आपका कंप्लीट करवा दिया गया है। और ये आज जो है इजी नोट्स का भी थर्ड पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप दोनों जो है इजी नोट्स और एग्ज़ाम प्लानर सभी के वीडियो आप 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे और आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यूनिट 16 है कि प्रधानाध्यापक में गुण होने चाहिए। कौन? स्वस्थ हो, उच्च चरित्र का हो, कार्यशील हो, उपयुक्त सभी। तो वो क्या हो? उपयुक्त सभी गुण उसके अंदर होने चाहिए कि प्रधानाध्यापक क्या हो? स्वस्थ भी हो, उच्च चरित्र वाला हो और कार्यशील हो। अगला है कि प्रधानाध्यापक का कर्तव्य नहीं है क्या? नियोजन, शिक्षण कार्य, मनोरंजन करना या मूल्यांकन। तो प्रधानाध्यापक का कौन सा कार्य नहीं है? तो मनोरंजन करना प्रधानाध्यापक का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि प्रत्येक शैक्षिक संस्था के प्रधान का प्रमुख दायित्व कौन सा है? मनोरंजन करना, अनुपस्थित रहना, अस्वस्थ रहना या नियोजन करना। तो प्रत्येक शैक्षिक संस्थान के प्रबंधन का या प्रधान का प्रमुख दायित्व होता है नियोजन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसे अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों को वर्ष भर के लिए नियोजित करना अनिवार्य है? छात्र को, छात्रा को, प्रधानाचार्य को, इनमें से कोई नहीं। तो किसे अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों को वर्ष भर के लिए नियोजित करना अनिवार्य है? प्रधानाचार्य को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानाचार्य। अगला प्रश्न है कि गर्मी की छुट्टियों के बाद विद्यालय खुलने की तिथि की घोषणा कौन करता है? मैनेजर, शिक्षक, प्रधानाचार्य या क्लर्क। तो कौन करता है? तो प्रधानाचार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी प्रधानाचार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि प्रधानाचार्य के कौन से प्रशासकीय गुण हैं? प्रधानाचार्य के कौन से प्रशासकीय गुण हैं? कुशल प्रशासक, कुशल संगठनकर्ता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ए और बी दोनों क्या है? कुशल प्रशासक होता है और वो कुशल संगठनकर्ता भी होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों राइट आंसर हैं। अगला है कि एक प्रधानाचार्य के अंदर निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? उच्च चरित्र, कार्यशील, नेतृत्व की क्षमता, उपरोक्त सभी। तो एक प्रधानाचार्य के अंदर निम्न में से कौन से गुण होने चाहिए? उपरोक्त सभी गुण होने चाहिए, जिनमें से उच्च चरित्र वाला हो, कार्यशील हो, नेतृत्व की क्षमता उसमें हो। अगला है 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं? अध्यापक, अन्य कर्मचारी, विद्यार्थी, माता पिता, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रभावित होते हैं। अध्यापक भी होते हैं, कर्मचारी भी होते हैं, विद्यार्थी भी होते हैं और माता पिता होते हैं, यानी कि अभिभावक भी प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 9, निम्न में से किसने लिखा है कि एक अच्छा प्राचार्य केवल विद्वान ही नहीं होता अपितु वह एक चरित्रवान व्यक्ति भी होता है? किसने कहा है? डी के जैन, वी एस झा, सी पी ठक्कर, जयेश शर्मा ने। तो किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी वी एस झा ने कहा। किसने कहा है? तो वी एस झा ने कहा है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि किस लेखक ने कहा है कि अपने सहयोगी दल के नेता के रूप में प्रधानाध्यापक का कर्तव्य है कि वह अपने आप को वांछित स्तर पर रखे। तो किसने कहा है? तो आप दोस्तों, आप लोग जो है फॉलेट, किंडले, रायबर्न और फ्रेडरिक टेलर, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा वो आप हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर आप लोग दीजिए, आपके लिए वर्क है, आप कमेंट करिए, उसका आंसर आप कमेंट में हमें दीजिए, यानी 10 का ऑप्शन कौन सा सही होगा। हम आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर है कि प्राचार्य द्वारा छात्रों में किसका विकास किया जाना चाहिए? आत्मविश्वास का, उत्तरदायित्व की भावना का, संघ की भावना का, उपयुक्त सभी। तो प्राचार्य द्वारा छात्रों में किसका विकास किया जाना चाहिए? उपयुक्त सभी का विकास किया जाना चाहिए, जिसमें आत्मविश्वास शामिल है, उत्तरदायित्व की भावना शामिल है और संघ की भावना शामिल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर है कि प्रधानाध्यापक का मुख्य दायित्व निम्न में से किस पर नियोजन करना है? किस पर नियोजन करना है? ऑप्शंस दिए हैं
कि विद्यालय खुलने के पूर्व, विद्यालय खुलने के दिन, विद्यालय सत्र के दौरान, उपयुक्त सभी। तो 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 13 नंबर दिया है कि निम्न में से किसने प्रधानाध्यापक के उत्तम व्यक्तित्व, चरित्र की शुद्धता एवं दृढ़ता तथा नेतृत्व शक्ति पर अधिक बल दिया है। किसने दिया है? रेगनर ने, वार्ड जी रीडर ने, ब्रे ने, या बी व सी दोनों ने। तो बी व सी, यानी जिनमें से बी दिया है वार्ड जी रीडर और सी ब्रे ने, ये दोनों ने इस पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। बी व सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानाचार्य के व्यक्तिगत गुण के अंतर्गत नहीं आता है कौन सा? राजनैतिक गुण, सामाजिक एवं नैतिक गुण, संवेगात्मक गुण और बौद्धिक गुण। तो कौन सा नहीं आता है? तो राजनैतिक गुण जो है प्रधानाचार्य के व्यक्तिगत गुण के अंतर्गत नहीं आता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि प्रधानाध्यापक के व्यावसायिक गुण किसके अंतर्गत आते हैं? विद्वता के, निष्ठावान, व्यावसायिक ज्ञान या उपयुक्त सभी। तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें प्रधानाध्यापक के व्यावसायिक गुण के अंतर्गत आते हैं किसके? विद्वता के, निष्ठावान के और व्यावसायिक ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि एक प्रचार के अंतर्गत कौन सा व्यावसायिक गुण नहीं है? व्यावसायिक ज्ञान, उच्च चरित्र, विद्वता या निष्ठावान। तो क्या है कि एक प्रचार के अंतर्गत कौन सा व्यावसायिक गुण नहीं है, यानी कि व्यावसायिक गुण नहीं है, कौन सा नहीं है? वो उच्च चरित्र जो है व्यावसायिक गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि प्रधानाध्यापक का, अगला प्रश्न है 17 नंबर है कि प्रधानाध्यापक का प्रशासकीय गुण है कौन सा? कुशल प्रशासक, नेतृत्वकर्ता, कुशल संगठनकर्ता, ए व सी दोनों। तो प्रधानाध्यापक का प्रशासकीय गुण कौन सा है? ए व सी, यानी कि कुशल प्रशासक और कुशल संगठनकर्ता, ये प्रधानाध्यापक के प्रशासकीय गुण हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो गई है, यानी हमने यूनिट 13, 14, 15 और 16, यानी कि थर्ड पेपर की जो यूनिट 13, 14, 15 और 16 ये यूनिट है, ये हमने कवर कर ली हैं। और ये सारी इजी नोट्स के जो हैं, इजी नोट्स के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। तो थर्ड पेपर आपका इजी नोट्स का भी कंप्लीट हो गया है। तो आप इसके जितने भी वीडियो हैं इजी नोट्स के, वो हमारे चैनल पर पहले से अवेलेबल हैं, आप जाके उनका बार बार रिवीजन कर सकते हैं, और ताकि आपके अच्छे स्कोर आएँ। और एग्ज़ाम प्लानर के जितने भी एग्ज़ाम प्लानर के वीडियो हैं वो भी थर्ड पेपर के आपको मिल जाएंगे। थर्ड पेपर के एग्ज़ाम प्लानर और इजी नोट दोनों के कंप्लीट हैं। और हमारा जो है सेकेंड पेपर एग्ज़ाम, जो इजी नोट्स का सेकेंड पेपर भी है और थर्ड पेपर, यानी कि ये दोनों कंप्लीट करवा दिए हैं हमने। और एग्ज़ाम प्लानर के भी यानी कि सेकंड और थर्ड पेपर कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि सेकंड और थर्ड पेपर दोनों की, यानी एग्ज़ाम प्लानर और इजी नोट दोनों के कंप्लीट हो गए हैं। आप जाके वहाँ पे वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी तैयारी को अच्छा स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। तो अगले फिर मिलते हैं, इसके बाद हम शुरू करेंगे फोर्थ पेपर। तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा प्रयास कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।